बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 12 नवंबर को आलमी यौम नमूनिया मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में इस मर्ज़ के बारे में आगाही फराहम करना है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक हर 39 सेकंड में नमूनिया से एक बच्चा जाँ बहक हो जाता है, जबकि पाकिस्तान में भी सूरत हाल इससे ज़्यादा गंभीर है। यौमिया 250 बच्चे नमूनिया की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया है ख़ास तौर पे नमूनिया की अवेयरनेस के हवाले से, आगाही के हवाले से, हमारे साथ जो हमारा ताउन किया है प्रोग्राम का मेडिकल माइक्रोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमान का अपना तारुफ करवाती हूँ। डॉक्टर बुशरा जमील माहिर इमराज इन्फेक्शन है। खान यूनिवर्सिटी से खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है। शोबा इन्फेक्शन की सरबराह भी हैं, जबकि मेडिकल माइक्रोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी की सदर हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सादिया आमिर हैं, माहिर इमराज इन्फेक्शन है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। मेडिकल माइक्रोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी की सीनियर मेंबर हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस सोसाइटी के हवाले से मैं नाज़रीन को एक अहम बात बताती चलूँ कि ये वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान की, बल्कि इंटरनेशनल, जिसने पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के हवाले से काम किया है। मतलब जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो ज़ाहिर सी बात है मरीज़ के साथ सबसे ज़्यादा उसका ताल्लुक़ होता है। डॉक्टर्स एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा विजिट करता है और जो तमाम वक्त गुजरता है वो पैरामेडिकल स्टाफ का होता है। तो इस सोसाइटी ने इस बात को मद्देनज़र रखा कि पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि इलाज में बेहतरी लाई जाए। और सबसे बेहतर बात यह है कि तशख़ीस के हवाले से इस सोसाइटी काम कर रही है। रिसर्च ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक की मुज़ाहिमत, हर इन्फेक्शन के हवाले से एंटीबायोटिक की मुज़ाहिमत बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे हमने देखा MDR टाइफाइड के हवाले से। ये सोसाइटी ख़ास तौर पे टारगेट कर रही है मुज़ाहिमत के हवाले से। मैं पहला सवाल करूँगी डॉक्टर बुशरा जमील से नमूनिया के हवाले से। नमूनिया से बात करने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी फेफड़े की है। तो आया कि हमारे जिस्म में ये फेफड़ा क्या काम करता है और नमूनिया की वजह से इस पर क्या असरात मुरतब होते हैं जो इस पर इफ़ेक्ट आता है। डॉक्टर बुशरा, मुझे बताइएगा कि जो फेफड़े हमारे जिस्म का ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, बेसिकली काम क्या है इनका, कितना अहम काम है इसका जिस बॉडी में हमारी? थैंक यू शाहीन। जैसे कि आपने कहा कि वाइटल ऑर्गन्स हैं, यानी कि इनके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। फेफड़े का मेन फंक्शन ये होता है कि जो सांस हम लेते हैं उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके ये खून में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जिस्म के सारे दूसरे अज़ा को और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की उतनी मिकदार मिल सके जितनी की ज़रूरत होती है। और फिर गंदे खून से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करके सांस के ज़रिए उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये अमल मुस्तकिल होता है सांस लेने के दौरान, और इसके बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। फेफड़ों की इन्फेक्शन जो है होना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर सांस के साथ जो फ़ज़ा में जरासीम होते हैं वो फेफड़ों में ज़रूर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम बना रखा है। तो नेचुरल इनेट इम्यूनिटी जिसको कहते हैं कि जो जरासीम सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाते हैं उनको लंग्स के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो कंट्रोल कर लेती है, उन जरासीम को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन हलक और नाक में कुदरती तौर पे भी जरासीम मौजूद होते हैं, और कोई भी ऐसा जरासीम जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं विरुलेंट हो, यानी उसमें डिजीज़ पैदा करने की सलाहियत हो, अगर ऐसे जरासीम एक ख़ास मिकदार में फेफड़ों के अंदर चले जाएं तो नमूनिया डेवलप हो जाता है। सही। डॉक्टर सादिया, आप मुझे ये बताइए कि नमूनिया है क्या और इसका फैलाव किस तरह होता है? मतलब ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है और इसका फैलाव किस तरह होता है? नमूनिया बेसिकली है क्या, मर्ज़ क्या है नमूनिया? शुक्रिया शाहीन। जैसे डॉक्टर बुशरा ने बताया कि वाइटल ऑर्गन है लंग्स हमारे बॉडी के। जब हम सांस लेते हैं तो एक मखसूस मकदार में जब जरासीम हमारे सांस के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जाते हैं, और वो हमारी जो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत अल्लाह ताला ने हमारे नाक से लेके
हलक तक रखी हुई है उसको इवेट करके जब हमारी बॉडी में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ जाके वो जरासीम फेफड़ों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जहाँ पे पानी हल्का सा आ जाता है वहाँ पे जब जरासीम जाएगा तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत दी है, वहाँ पे आकर के न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो हैं हमारे जो सिपाही हैं वो आके उन जरासीम को मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत हमारे टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं। तो जब ये अमल आता है तो ऑक्सीजन का जो सब निज़ाम है और ऑक्सीजन जिसमें डालने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का जो निज़ाम है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों को सांस में तकलीफ़ होती है, बुखार होता है, खांसी और बलगम वगैरह आता है। इस तरह से ये जो है, और अगर इसको वक्त पे इसका इलाज ना हो तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। सही। डॉक्टर उषा, मुझे ये बताइए कि इस मर्ज़ की ख़ासतौर पर नमूनिया अगर हम देखें इसकी अलामात क्या होती हैं, क्योंकि टीबी, नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम, अब तो कोरोना भी इस वक्त है, तो ख़ास अलामात क्या होती हैं इस मर्ज़ की, नमूनिया की अगर हम बात करें तो? देखिए जनरली तो जिसको हम टिपिकली कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स वो होते हैं शुरू में कि खांसी हुई, बुखार हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ नमूनिया के अंदर एक जो फीचर देखा जाता है लंग की इन्वॉल्वमेंट के बाद, वो लंग का सॉलिड होना होता है। सो ये जो अलामात इसकी होती हैं वो उससे ज़्यादा शदीद होती हैं जो आम खांसी, नज़ला, बुखार में देखी जाती हैं। तो शुरू में बेशक मामूली अलामात हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुखार का तेज़ होना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द होना, ये तमाम अलामात होती हैं, शदीद बुखार होना, और फिर जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो ब्लड प्रेशर का लो होना, दिल की धड़कन के ऊपर उसका असर होना, ये तमाम चीज़ें भी ऑब्ज़र्व की जाती हैं। उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग तेज़ बुखार होना, खांसी, बलगम होना, बलगम का हरा या पीले रंग का होना, बाज़ दफ़ा उसमें खून भी आना, ये सब अलामात हो सकती हैं। सही। डॉक्टर सादिया, मुझे ये बताएं कि अगर हम बच्चों की बात करें, ख़ास तौर पे अंडर 5 ईयर्स बच्चों की बात कर लें या अडल्ट की भी बात कर लें, उनमें भी नमूनिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 60 साल से ज़ायद उम्र के हम लोगों में और बच्चों में ज़्यादा है नमूनिया। पसलियाँ चलने का अमल जो बच्चों में होता है, तो क्या मतलब पसलियाँ अंदर जा रही हैं, ख़ासतौर पे लोग ये कह रहे होते हैं कि नमूनिया हो गया, तो क्या ये अलामत कह सकते हैं इसको कि ये नमूनिया है? बिल्कुल। बच्चों में चूँकि हमें ज़्यादातर उनका सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, बहुत एक्सट्रीम जो एजेस हैं, बहुत छोटी उम्र के बच्चों में या बहुत बड़ी उम्र के लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन में बुखार की अलामत नहीं मिलती है। तो इन बच्चों में जो अलामत होती हैं बुखार के अलावा जो मिल सकती हैं, वो उनका खाना पीना छोड़ देना, दूध नहीं पीना, और सबसे ज़्यादा सांस का तेज़ चलना, और सांस के साथ तेज़ चलने के उनके जो पसलियों के बीच के मसल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये इनको जो है वो नमूनिया हो रहा है। क्योंकि जो हमारा सांस का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जो कि आम नज़ला ज़ुकाम, खांसी है, कॉमन कोल्ड है, उसमें ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। उसमें भी नाक बंद है, ये सब चीज़ें हैं, मुंह खोल के बच्चा सांस ले तक दूध नहीं पिएगा, खाए पिएगा नहीं। लेकिन जब नमोनिया या फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उनकी पसलियाँ इसी तरह से सांस तेज़ होने की वजह से पट्टे जो हैं उनके रिसेट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पसलियाँ चल रही हैं इन बच्चों। सही। खासतौर पर देखा जो बीच में जो हिस्सा है हमारा पसलियों के बीच में, उसमें गढ़ा सा एक पड़ जाता है सांस लेने में बच्चों के, ये नमूनिया की निशानी हम कह सकते हैं, ये अलामत कह सकते हैं नमूनिया की? अलामत कह सकते हैं अगर बाकी चीज़ें भी इसके साथ मौजूद हैं। बुखार है या खांसी, नज़ला ज़ुकाम है साथ में, और इस तरह की अलामात बाकी भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल बच्चों में ज़्यादातर जो सिवियरिटी है या शिद्दत है नमूनिया की, वो इसी से काउंट की जाती है। सही। अच्छा, मुझे बताएं ये नमूनिया हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं निमोकोकाई, मेरे ख्याल से नमूनिया, क्या ये वायरल भी होता है नमूनिया या सिर्फ बैक्टीरिया नमूनिया होता है? नहीं, वायरल भी होता है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे सामने कोविड की है, इससे पहले हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा, जो वो हर साल इन्फ्लुएंज़ा के इन्फेक्शन आते हैं। इसके अलावा बच्चों में और बड़ों में बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मगर वो सब के सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, स्पेशली बड़ों में कुछ थोड़ा सा नमूनिया किया और ख़त्म हो गए। लेकिन जो शिद्दत के हैं वो बच्चों में ज़्यादा शिद्दत के वायरसेस इन्फेक्शन करते हैं, और बड़ों में अभी हमारे इन्फ्लुएंज़ा और कोविड वगैरह जो है वो।
सही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नमूनिया जो है वो वायरल और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है जी। नमूनिया। तो वैसे पाकिस्तान में जो बच्चों में इतनी हलाकत है नमूनिया में, वो वायरल की वजह से है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है? देखिए, ये बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएं और जो कि कॉमनली अवेलेबल हों, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो हर उस कॉज को ढूंढें जिसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हों। सो हम ये नहीं कह सकते कि कितनी प्रोपोर्शन में वायरल इन्फेक्शन था, कितने में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। सो अच्छा डायग्नोस्टिक वर्कअप और अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम दोनों ज़रूरी हैं ये बात जानने के लिए कि कॉमनेस्ट कॉज क्या है इन्फेक्शन का। सही। अच्छा डॉक्टर उषा, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई शख्स है जिसको बुखार मतलब मुस्तकिल होता है, फिर वो पैनाडोल ले लेते हैं, फिर उतर जाता है, और इसी तरह बच्चों में भी बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, खांसी 8-10 दिन हो गए नहीं जा रही, तो कौन सी तशखीसी टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए और इनिशियल कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए अगर बुखार इसको 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, पैनाडोल ले ली नहीं गया? लोग अमूमन करते हैं कि वो एंटीबायोटिक खुद ही लेना शुरू कर देते हैं, तो तशखीसी टेस्ट कौन से अहम हैं जो करवाने चाहिए ताकि टारगेट हम कर सकें कि ये नमूनिया है या टीबी है या कोई मर्ज़ है? इसके अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसकी क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। मरीज़ की हिस्ट्री, उसकी अलामात और उसका मुआयना करके जो फाइंडिंग्स मिलती हैं उसके हिसाब से फिर टेस्ट कहे जाते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक का चेस्ट एक्सरे करा लिया जाए फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती है टीबी की स्क्रीनिंग के लिए, और चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है नमूनिया की डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि नमूनिया चेस्ट एक्सरे में नज़र आता है। लेकिन हर मरीज़ का चेस्ट एक्सरे फौरी नहीं कराया जाता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्लिनिकल उसकी असेसमेंट हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो, फिर उसके हिसाब से डायग्नोस्टिक प्लान बनाया जाता है, और क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बेसिस के ऊपर भी एक्चुअली निमोनिया की डायग्नोसिस हो सकती है। और अगर किसी फ़र्द को या किसी मतलब ज़रूरी नहीं बच्चों में बार बार इन्फेक्शन फेफड़ों का हो रहा हो तो क्या अलामत हो सकती हैं? देखिए, वो उसमें फिर वही क्लिनिकल असेसमेंट वाली बात आती है, और फेफड़ों की कई अमराज होते हैं, सिर्फ नमोनिया ही नहीं। नमोनिया तो एक एक्यूट एपिसोड होकर ख़त्म भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जब नमोनिया लंबा चलता है या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो लंग्स के हिस्से कुछ डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज जो लंग है उसके ऊपर बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस हिस्से की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे जरासीम भी फलते फूलते हैं, बलगम भी जमा होता है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बार बार खांसी बलगम लगा रहता है, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है नमोनिया का। इसके अलावा कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स भी हैं। दैन स्मोकर्स के अंदर अलग रीजंस होते हैं बार बार इन्फेक्शंस होने का, और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशंस होती हैं, सीलिया का फंक्शन ठीक नहीं है, तो एक लंबी लिस्ट है ऐसे अमराज की जिसके अंदर बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी शख्स को या किसी बच्चे को या किसी बड़े को नमूनिया हुआ है एक दफ़ा, तो उसके जो फेफड़ों के ऊपर कैसा, खासतौर पे अगर नमूनिया पेचीदगी के साथ हुआ है तो उसके फेफड़ों का जो हिस्सा है ऊपर वाला मतलब ऊपर या नीचे, तो कई धब्बे से पड़ जाते हैं उनके फेफड़ों पर, तो क्या वो डेड हो जाता है वो हिस्सा फेफड़ों का, क्या वो काम करना छोड़ देता है कि क्या सिचुएशन होती है? धब्बे भी वो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो ज़ख़म के सूखने की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो धब्बों की शक्ल में नज़र आते हैं। वो धब्बे सिर्फ सूखा हुआ ज़ख़म भी हो सकता है, फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं, और वो ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है कि उसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस बनी हैं जिसके अंदर बलगम जमा हो रहा है और बार बार इन्फेक्शन हो सकती है। तो धब्बे होना तो एक एक्सरे फाइंडिंग है, लेकिन एक्चुअल क्यों है वो धब्बे, ये बाज़ दफ़ा तशख़ीस करनी पड़ती है, और वो फिर उसके लिए बाज़ दफ़ा CT स्कैन कराना पड़ता है देखने के लिए। सही। अगर एक मरीज़ को एक दफ़ा नमूनिया हो गया है तो उसको क्या एहतियात करनी चाहिए, और कितनी मतलब ये कि उसको टेस्ट कितना फ्रिक्वेंटली करवाने चाहिए अपने, ताकि पता चल सके, क्योंकि उसको अगर बार बार खांसी हो रही है या बुखार बार बार हो रहा है? इसमें भी दोबारा क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मरीज़ को इन्फेक्शन के रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकते हैं बनिस्बत दूसरे मरीज़ के एज के हिसाब से, और कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनको कहते हैं ना, डायबिटीज़ अगर किसी को है और वो स्मोकर भी हैं, उसके रीजंस डिफरेंट होंगे इन्फेक्शन के बनिस्बत ऐसे शख्स के जिसका कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है या पैदाइशी कोई मर्ज़ है जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही है, तो ये क्लिनिकल असेसमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। सिंगल एपिसोड ऑफ नमोनिया जो कि
जरासीम की विरुलेंस की वजह से या डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी की वजह से हो, उमूमन ऐसे लोगों को बार बार नमोनिया होने का ख़तरा नहीं होता। बार बार नमोनिया होता ही उन लोगों में जिनकी किसी न किसी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत निस्बतन कम हो या लंग डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज लंग के ऊपर फिर बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं। सही। डॉक्टर सादिया, मुझे ये बताएं कि किन लोगों को नमोनिया होने के खतरा ज़्यादा होते हैं, अगर हम बड़ों की बात करें? बड़ों में जो स्मोकर्स हैं उन्हें, इसके अलावा वो लोग जिन्हें टीबी पहले हो चुकी है उसकी वजह से भी जब लंग डैमेज हो जाते हैं, फिर कुछ जैसे डॉक्टर बुशरा ने बताया कंजेनिटल डिजीज़ है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसे एक बीमारी है, वो भी बार बार नमोनिया जो है वो कर सकती है। इसके अलावा वो लोग जो किसी वजह से जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, मिसाल के तौर पे या उनको बीमारी है कोई ऐसी जैसे कि कैंसर वगैरह है, या वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी है, या वो बहुत लंबे अरसे से स्टीरॉइड्स पे हैं, तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनको उनमें बार बार नमोनिया होने के इम्कान है क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। सही। क्या दमे के मरीज़ों को भी नमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं? दमा जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता है। सही। मतलब दमे के मरीज़ों को हमने अमूमन देखा है कि वो काफ़ी अरसे बाद होते हैं, मतलब रिस्क। डॉक्टर बुशरा, मुझे बताएं कि दमे के मरीजों में है रिस्क फैक्टर इसका? ब्रोंकाइटिस का रिस्क तो होता है, लेकिन नमोनिया के रिस्क फैक्टर्स में एस्थमा लिस्टेड नहीं है। एस्थमा लिस्टेड नहीं है जी, क्योंकि अलामात हो रही होती है, इसलिए जनरल इंप्रेशन यही होता है कि शायद नमोनिया हो गया, लेकिन वो एग्जैसरबेशन ऑफ एस्थमा कहते हैं उस कैफियत को, जिसमें खांसी भी हो रही है, बलगम भी हो रहा है, अक्सर बुखार हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं होता कि उसी तरीके का कंसोलिडेशन और लंग का जो आम लोगों में देखा जाता है, ना ही एस्थमा प्रीडिस्पोज करता है टू नमोनिया। सही। और अगर हम एज की बात करें, एज फैक्टर की बात करें चलेंगे, तो स्मोकर्स को तो लाजमी है कि स्मोकर्स को होगा। स्मोकिंग सिर्फ उन लोगों की बात कर रही है जो सिगरेट पीते हैं, या हमारे आपको पता है कि गुटखे और मावी की वजह से हम कराची जो है पूरी दुनिया में ओरल कैंसर में नंबर 1 हो गया है, तो वो भी एक फैक्टर है, उन लोगों को भी रिस्क ज़्यादा है? देखिए, स्मोकिंग तो सीधा लंग्स के अंदर जा रहा होता है धुआं, और वहाँ जाके डैमेज करता है। सही। सो उसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और फिर एग्जैसरबेशंस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होता रहता है। गुटखे के साथ मसला ये है कि ये ओरोफेरिंक्स के और लैरिंजियल कैंसर्स करते हैं, और कैंसर के बाद फिर बार बार इन्फेक्शन होना काफ़ी आम सी ऑब्जर्वेशन है कि कैंसर ट्रीटमेंट से पहले भी और ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसे लोग जिन्होंने गुटखा इस्तेमाल किया हुआ होता है, उनका सारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़राब हुआ होता है और उनमें प्रीडिस्पोजिशन हो जाती है इन्फेक्शंस की। सही। स्मोकिंग के अलावा जो चीज़ काउंट करती है इन्फेक्शन में, वो जो शीशा पी रहे हैं, शीशा, जो गुटखे, और उससे ज़्यादा जो है स्मोकिंग के बाद जो चीज़ असरअंदाज हो रही है वो गुटखा और शीशा है। तो शीशा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें भी अल्टीमेटली लंग डैमेज हो जाता है, और उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कितना नुकसानदेह है शीशा? सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह है ये। कहते हैं कि 100 सिगरेट के बराबर एक दफ़ा शीशा। एग्जैक्टली। इसकी ये सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह, जबकि उसको सिर्फ फ्लेवर करके थोड़ा सा के उसमें एडिशनल फ्लेवर्स ऐड करके ये कह दिया जाता है कि ये फ्लेवर्ड हैं और ये, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट उसकी हाई कंसनट्रेशन लंग्स में जा रही होती है, तो जितना सिगरेट डेंजरस है उससे ज़्यादा डेंजरस। उससे ज़्यादा मतलब 100 सिगरेट के बराबर एक शीशा है, एक दफ़ा शीशा पीना, तो मतलब वो लंग्स को इतना डैमेज कर चुका होता है कि फिर वो चांसेस उसके ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे बताएं एज, मुझे बताएं किस एज के लोगों में नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर पे कौन से लोग हैं? एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो हैं, जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, या बीच में ऐसे लोग हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था कि किसी वजह से जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, तो उनकी तो कोई जो भी उम्र हो उनमें है, लेकिन जो अगर कोई रिस्क फैक्टर एज सच नहीं है, तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो हैं उसमें नमूनिया के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। डॉक्टर बुशरा, मुझे एक बात बताएं, जैसे ये दिल के अमराज के लोग हैं और दवाइयाँ ज़्यादा, मतलब वो प्रॉपर दवाइयाँ खाते हैं, अमूमन इन लोगों को कहा जाता है कि इनके फेफड़ों में जो है वो पानी भर जाता है, तो उन लोगों को चांसेस ज़्यादा हैं नमूनिया के? हार्ट डिजीज़ के साथ इसका कनेक्ट है? जी बिल्कुल है, हार्ट डिजीज़ के साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का कनेक्शन है। ऐसे लोगों में इन्फ्लुएंजा का भी रिस्क ज़्यादा होता है और चेस्ट इन्फेक्शंस का भी, निमोनिया वगैरह का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को एहतियात ज़्यादा बरतनी चाहिए और वैक्सीनेशन
के लिए जो रेकमेंडेड ग्रुप है उसके अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जिनको हार्ट डिजीज़ हैं। सही। और ज़ियाबतीस के मरीजों के हवाले से हमें बताएं कि वो कितने रिस्क फैक्टर पे हैं, ख़ासतौर पे जिनको लॉन्ग टाइम डायबिटीज़ है, 14-15 साल हो चुके हैं और वो मेडिसिन पर हैं, वो कितने रिस्क पर हैं? देखिए, डायबिटीज़ के साथ जो चीज़ एसोसिएटेड है वो इम्पेयर्ड न्यूट्रोफिल फंक्शन या फेगोसिटिक फंक्शन है। तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है ऐसे लोगों की जिनको डायबिटीज़ हो, और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो तो जिस्म में और ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो इन्फेक्शन के लिए प्रीडिस्पोज करती हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है। और जब इन्फेक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के भी रिस्क ज़्यादा होते हैं। सो डायबिटिक्स में न सिर्फ निमोनिया बल्कि और किस्म के भी इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका जो प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है वो अफेक्ट हुआ होता है। सही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर। डॉक्टर बुशरा, मुझे ये बताएं कि ये जो शीशा लोग पी रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा धुआं होता है वहाँ पर, बहुत सारे लोग क्लोजली बैठे होते हैं वहाँ पे और शीशा पी रहे होते हैं, उनमें अगर कुछ ऐसे मरीज़ जिनमें फेफड़ों के और अमराज़ों, जैसे हम टीबी की बात कर लें और MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात कर लें, वो भी अगर उसमें कोई जरासीम वहाँ पर मौजूद हो तो कितना लोगों को इफ़ेक्ट करेगा वो? देखिए, प्रॉक्सिमिटी और एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट, यानी कि वेंटिलेशन ना होना, कि जो हवा एक एरिया में है उसी में सब लोग सांस ले रहे हैं, धुएं का होना जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करता है, और फिर शीशे के साथ एक और चीज़ है कि शेयर करते हैं लोग एक से दूसरे का, तो उसको मुंह में डाल के इनहेल करना होता है। सो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये टीबी के स्प्रेड को प्रमोट करते हैं। तो अगर किसी को अनसस्पेक्टेड बीच में टीबी का मरीज़ मौजूद है किसी ऐसी गैदरिंग में, तो फिर वो बहुत तेज़ी से सारे लोगों को फैल सकता है। सही। अच्छा, मुझे बताएं नमूनिया का फैलाव किस तरह होता है? मतलब एक से दूसरे को जरासीम मुंतकिल हो सकता है नमूनिया का? अगर मैं किसी मरीज़ के साथ हूँ नमूनिया के, तो क्या मुझे नमूनिया के लगने के चांसेस होंगे? मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से? देखिए, ज़्यादातर जो नमूनिया के जरासीम होते हैं वो नेज़ोफेरिंक्स में लॉज करते हैं, लेकिन उसका ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल होता है थ्रू कॉफिंग एंड स्नीजिंग, खांसने से, छींकने से। हवा में वो जरासीम रिलीज़ होते हैं और फिर दूसरे लोगों को लगते हैं। तो बहुत करीब अगर आप किसी नमूनिया के मरीज़ के हैं तो वो जरासीम के ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सांस के ज़रिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है कि अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ठीक है और कोई और इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन नहीं है, तो जनरली लोग उस तरीके से बीमार नहीं होते जैसे इन्फ्लुएंज़ा या कोविड से होते हैं। तो जनरली जो नमूनिया के मेन जरासीम हैं वो इस तरीके से डिजीज़ नहीं कॉज करते जैसे कोविड है फॉर इंस्टेंस। सो जरासीम टू जरासीम भी फ़र्क है, एज ग्रुप, होस्ट फैक्टर्स, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसको इन्फेक्शन होगा किसको नहीं होगा। और इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनमें जो है वो फैलने के चांसेस एक से दूसरे में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल के। जैसे अगर इन्फ्लुएंज़ा वायरल है, कोविड वायरल है, तो वो हमारे खांसने से, ज़ोर से बोलने से, छींकने से जो हमारी प्रॉक्सिमिटी में होगा उससे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बैक्टीरियल जो है वो थोड़ा वो ट्रांसफर तो होता है, लेकिन होस्ट इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्यूनिटी का वो आ जाता है। जो वायरल ज़्यादातर जो फैलते हैं वो वायरल फैलते हैं। लेकिन अमूमन अब तो लोगों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब जिस तरह लोग पहले सर्वाइव कर जाते थे। और ख़ासतौर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है हमारे यहाँ कि इन्वायरमेंट के लिहाज से भी इन्वायरमेंटल फैक्टर कितना है नमूनिया के हवाले से और फेफड़ों के जरासीम के हवाले से। इन्वायरमेंटल फैक्टर कितना, मतलब हमारे पर कितना असरअंदाज हो रहा है ये फेफड़ों के हवाले से, जो इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है।
पोल्यूशन के साथ पोल्यूशन एक्चुअली वही बात है कि इम्यूनिटी को इम्पेयर करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस और जो फेगोसिटिक बैक्टीरिया जो जरासीम को खाने वाले सेल्स हैं ना, वो स्मोक को खा के इनइफेक्टिव हो जाते हैं। सो ससेप्टेबिलिटी बढ़ तो जाती है, लेकिन क्लियर कट ऐसी एसोसिएशन नहीं है कि आप फलां इलाके में रहते हैं तो आपका निमोनिया का रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ गया। इस तरीके की क्लियर कट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एसोसिएशन है, क्योंकि इम्यूनिटी इम्पेयर होती है। ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन उतनी अच्छी नहीं रहती अगर स्मॉग या स्मोक को मुस्तकिल इनहेल किया जाए तो। बच्चों में जो है वो मेल न्यूट्रिशन, बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ा की कमी है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि उनको नमोनिया या किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए प्रोन करती है। और ग़िज़ा की कमी से डेफिनेटली क़ुव्वत मुदाफ़ियत अफेक्ट होती है। और फिर जो बाकी रिस्क फैक्टर हैं, पोल्यूशन है, अनसेफ वाटर है, ये सब चीज़ें मिलकर उनमें इन्फेक्शन के जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं। यही चीज़ हमारे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें भी ग़िज़ाई किल्लत है। तो ये बच्चों में ये वाला फैक्टर जो मेल न्यूट्रिशन का है वो काफ़ी हद तक इसमें जो है वो इन्फेक्शन बढ़ाने में उसका बहुत हद तक हाथ है। डॉक्टर सादिया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बच्चों में नमूनिया क्यों देखा जाता है? मतलब आप लोग काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल्स में हैं, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में नमूनिया? यही रीजंस हैं। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ना हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स की उस तरह से एंटीनेटल केयर होती है और पोस्टनेटल केयर होती है जैसे होनी चाहिए उनके न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी जो बाकी केयर होती है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं हमारे, उन सब के भी ग़िज़ाई किल्लत, आलूदा पानी, आलूदा हवा, जो केयर होनी चाहिए उनकी भी, और जिस तरह से उन्हें ग़िज़ा मिलनी चाहिए। हम अगर देखें अपने अर्बन एरियाज़ में हमारे, तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो पानी की क्या सूरत हाल है। अगर उसी पानी में वो दूध बना के उन्हें दे रहे हैं, या वही पानी उन बच्चों को, छोटों को पीने का मिल रहा है, तो डेफिनेटली और उनमें कहाँ से कोई ग़िज़ा जाएगी जिसमें उनके, और कहाँ से वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकेंगे। तो बेसिकली जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो एक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी ग़िज़ाई किल्लत ऐसी एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा है। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इन्फेक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें पॉवर्टी और इलिटरेसी, गुर्बत, लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं ना, कि बहुत सारे रूरल एरिया से लोग शहरों की तरफ आ गए और रिहाइश की सहूलियात ठीक नहीं है। सो ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से हमारे पास बहुत सी ऐसी बीमारियां अभी भी मौजूद हैं जिसको दूसरे मुल्क कंट्रोल कर चुके हैं। हम कह तो रहे हैं कि 250 बच्चे मर जाते हैं पाकिस्तान में रोज़ाना नमूनिया से, लेकिन ये वो फिगर है जो काउंट हुआ है। एक ऐसा फिगर भी है जो काउंट ही नहीं हुआ, मतलब गाँवों में है, देहातों में है, बच्चे रोज़ाना मर रहे हैं। ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में हमने देखा है कि सर्दी का इफेक्ट होता है नमूनिया से। सर्दी का कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल। सर्दी में भी जो मैक्रोफेज फंक्शन है ना, वो नीचे चला जाता है, और हलक और नाक में जो इम्यूनिटी का स्टेटस है वो निस्बतन कम होता है। तो बहुत से जरासीम जो हलक में कंट्रोल हो जाते हैं वो नहीं हो पाते, सो उनको ज़्यादा आसानी से लंग में पहुंच जाते हैं जरासीम। सो इम्यूनिटी लो होती है सर्दियों में, सर्दी की मौसम में टेम्परेचर लो होने की वजह से। सही। तो इसलिए नमूनिया जो है वो सर्दियों में केसेस ज़्यादा देखा जाता है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं हार्ट पेशेंट को, कि वो ख़ास तौर पे इसका इफ़ेक्ट उनको ज़्यादा होता है नमूनिया का सर्दियों में। वो एक सब ग्रुप है, लेकिन जनरली सर्दी और एक्सपोजर से किसी को भी नमूनिया हो सकता है, चाहे हार्ट डिजीज़ ना भी हो। सही। बच्चे कितना इफेक्ट होते हैं सर्दी में ख़ास तौर पे नमूनिया में? देखिए ये वो तो खास तौर पर उनकी इम्यूनिटी कम होती है। जी जी, ये उनकी मैच्योरिटी ऑफ इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो बच्चों के अंदर फाइट करने का मैकेनिज्म अभी फुली मैच्योर्ड नहीं होता। तो ग़िज़ा की किल्लत हो या एक्सपोजर हो, ठीक से कपड़े नहीं पहनाए, सर्दी से एक्सपोज हो गए, ठंडे मौसम से एक्सपोज हो गए, ये तमाम चीज़ें इन्फेक्शन करने में मुआवनत करती हैं। जी जी, मतलब ये इन्फेक्शन कर सकती हैं, नमूनिया कर सकती हैं, प्रीडिस्पोज करती हैं, प्रीडिस्पोज करती हैं। पहले ये कहा जाता था कि मतलब नहीं, मतलब सही से अगर आपने सर्दी के कपड़े नहीं पहने हैं बच्चों ने, तो ऐसा नहीं है। पहले डॉक्टर्स कहा करते थे कि ऐसा नहीं है। कितना इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ ख़ास तौर पे
आपने जैसे बताया कि अगर सही सर्दी से उसको बचाया नहीं है, और फिर ग़िज़ा ख़ासतौर पे ये कहा जाता है कि गर्म सूप दें, ठंडा पानी ना पिएं, तो ये चीज़ें कितनी काउंटेबल हैं? देखिए, गर्म सूप और ठंडा पानी सपोर्टिव मेजर्स में से है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। सो अगर किसी को इन्फेक्शन अगर हो रहा है और उसको गर्म सूप ना भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या गर्म सूप दे भी दिया जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसका ठीक से इलाज नहीं करते तो। सो अगर किसी को निमोनिया है और उसे गर्म सूप ना दिया गया तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा रिकवरी में। डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि उसकी सही तशख़ीस और सही इलाज किया जाए। सो ये छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंफर्ट के लिए होते हैं कि ठीक है, अगर गला ख़राब है या बुखार हुआ हुआ है तो सूप पीना अच्छा लगता है, ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता, इसकी बस इतनी ही अहमियत है। इनफैक्ट चिकन सूप के ऊपर स्टडीज़ भी की गई हैं कुछ, तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था ऐसे लोगों को जिनको सूप दिया जा रहा था इन रिकवरी। ये सिर्फ सूदिंग इफेक्ट होता है कि पीना अच्छा मतलब ये लोगों के ज़हन में कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब अगर सूप दिया जाए तो वो चीज़ कम हो जाएगी। न्यूट्रिशनल हिसाब से अगर देखें तो अच्छी बात है, अच्छा है, लेकिन इलाज नहीं है सूप। डायरेक्ट बीमारी के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। अच्छा, अब हम नमूनिया की वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में नमूनिया की वैक्सीन मौजूद है? जी जी। किस एज ग्रुप को वैक्सीन लगानी चाहिए? बच्चों में तो खैर वो इब्तदाई टीके जो लगते हैं उसकी शरह अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अब पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, सिंध की अगर हम बात कर लें तो 50% भी शरह नहीं है इस वक्त। पंजाब में थोड़ी सी शरह ज़्यादा है। पेपरों पे तो 80% हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें फिगर्स की कि कितने फिगर्स हैं जो हम देख रहे होते हैं, तो 50% भी नहीं है अगर इब्तदाई टीके लगाने की शरह। कितना अहम है बच्चों को वैक्सीन लगवाने का नमूनिया के हवाले से ख़ास तौर पे? बच्चों के अंदर एक ख़ास किस्म का जो नमूनिया होता है ना, वो जानलेवा भी साबित होता है, दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद न्यूमोकोकल। सो ये दो जो हैं वैक्सीन्स, ये EPI प्रोग्राम में इंक्लूडेड हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को सही टाइम पे ये वैक्सीन्स लग जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पे मेल न्यूट्रिशन के साथ अगर कंबाइन करके देखें तो बच्चे का डेथ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, और वैक्सीन लगाने से वो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सो जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगाई जाए। अच्छा, किस एज में वैक्सीन बच्चे को लगाई जाती है नमूनिया के हवाले से ख़ास तौर पर? अगर बच्चे ने इब्तदाई टीके नहीं लगवाए हैं और उसको बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है, और अगर मदर लगवाना चाहती है वैक्सीन, अगर वो 4 साल का हो गया या 5 साल का हो गया, तो क्या उसको वैक्सीन लगाई जा सकती है नमूनिया की ख़ास तौर पर? जी, इसमें सेंटर्स, कोई भी अच्छा सेंटर होगा वो गाइड कर देगा बच्चे की एज और पुराना रिकॉर्ड देख के कि कौन सी वैक्सीन किस वक्त लग सकती है, क्योंकि फॉर्मुलेशंस भी चेंज होती रहती हैं बच्चे की उम्र के हिसाब से। तो बहुत छोटे बच्चों की फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, फिर 4 साल से बड़े बच्चे में हीमोफिलस का रिस्क कम हो जाता है। तो वो कोई भी अच्छा सेंटर हो या अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको चेक करके बता देंगे कि किस एज में कौन सी वैक्सीन लग सकती है, अगर शुरू के हिफाजती टीके मिस हो गए हों तो। और वैक्सीन हर एज में लग सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एज है कि इसके बाद बच्चा आता है तो हम उसको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हर एज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और हमें इजीली मिलती है और हम लगवा सकते हैं। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनसे बचाव मुमकिन है, ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे बचाव मुमकिन है। और अगर ये 3 डोजेज़ हम जो हमारी EPI प्रोग्राम की हैं 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्तों वाली, अगर हम वो 3 इंजेक्शन लगाते हैं तो हम कितनी ज़्यादा बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। दोबारा रिपीट करिएगा, किस किस वक्त लगती है बच्चों को? 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और फिर 14 हफ्ते पे। DPT के साथ हिप का इंजेक्शन लगता है और न्यूमोकॉकस 10 का लगता है, PVC 10। ये कॉम्बिनेशन आता है वैक्सीन का, EPI का हमारा कॉम्बिनेशन 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते 4 हफ्ते के फर्क से हैं। इसके अलावा एक फिर बूस्टर डोज लगाते हैं जो कि मेरा ख्याल है 2 साल की उम्र की होती है। लेकिन वैक्सीन हर एज में लग सकती है, तो जिन्होंने अपने बच्चों की बचपन में वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो उनको बाद में लगवा सकते हैं। सही। मैं अपने नाज़रीन को दोबारा एक बात बताऊं कि छोटे बच्चों की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर सादिया ने बताया कि 6 हफ्ते में पहली डोज लगती है, 10 हफ्ते में फिर दूसरी डोज लगती है और 14 हफ्ते में उसकी तीसरी डोज लगती है, जो बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर सादिया, एक बात और मुझे बताइए कि जैसे बच्चों को वैक्सीन जब अगर वो बाद में लगवाएंगे तो भी उनको 3 डोज लगेंगी वैक्सीन की? नहीं, बाद की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजेज़ हैं, उसकी 2 डोजेज़ हैं।
या सही। फिर किसी किसी वैक्सीन की एक डोज भी है, अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैक्सीन की अकॉर्डिंग टू द एज जो है और कौन सी वैक्सीन लग रही है, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द वैक्सीन जो है वो डोजेज डिफरेंट होती हैं। तो किसी वैक्सीन की 2 डोजेज हैं और किसी के 1 है, तो वो सही। उम्र के हिसाब से और वैक्सीन के हिसाब से तब्दील होती है, जो आप फिर वो आपको सेंटर वाले जो है वो ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे कि किस एज में क्या लगना चाहिए। सही। डॉक्टर बुशरा, मुझे बताएं कि जो ये ख़ासतौर पे दमे के मरीज़ हैं, ज़ैबतीज़ के मरीज़ हैं और दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं या जो स्मोकर्स हैं, उनको अगर वैक्सीन लगानी चाहिए तो किस वक्त लगानी चाहिए? सर्दियों के मौसम में उनको लगानी चाहिए और कितने साल बाद वैक्सीन उनको लगनी चाहिए? नमूने की वैक्सीन क्या ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा लगती है या बाद में भी, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होता है? देखिए, निमोनिया तो एक कंडीशन का नाम है जिसमें फेफड़े सॉलिड हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और इसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं, वजूहात बहुत सारी हैं। सो वायरल निमोनियाज़ की अलग लंबी लिस्ट है, कॉजेज़ की बैक्टीरियल की अलग लिस्ट है। वायरल निमोनियाज़ में इन्फ्लुएंज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि वो वैक्सीन परफेक्ट वैक्सीन नहीं है और इन्फ्लुएंज़ा का जरासीम जो है अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है हर साल, तो इसलिए ईयरली वैक्सीन लगनी होती है। इसके मुकाबले में अगर न्यूमोकोकस की वैक्सीन को देखा जाए तो उसके लिए ये है कि वंस इन अ लाइफ टाइम काफ़ी है। सो जरासीम के हिसाब से देखना होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हिसाब से देखना होता है। जनरली एल्डरली में रेकमेंडेड होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा मर्ज़ है, फॉर इंस्टेंस हार्ट डिजीज़ है या अनकंट्रोल डायबिटीज़ चल रहा है या रीनल फेलियर है, तो उनको किसी भी उम्र में न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जा सकती है। सो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मरीज़ की उम्र कितनी है, उसकी बाकी बीमारियों की क्या सिचुएशन है और किस जरासीम से बचाव के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। सही। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो ख़ास तौर पे हम इन्फ्लुएंज़ा की बात करें, जो सर्दियों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उनको हर दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंज़ा हो रहा होता है, फ्लू हो रहा होता है या नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, तो उसकी वैक्सीन ख़ास तौर पे ये लोग जो डायबिटिक हैं या कार्डियक डिजीज़ है या किसी को टीबी हो चुकी है, तो उनको इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। इन्फ्लुएंज़ा के लिए तो अब ये कि हर एक को हर साल लगवानी चाहिए, उसमें अब स्पेसिफिक एज ग्रुप्स का इतना नहीं है क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा से सभी ससेप्टेबल हैं और इसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे लिस्टेड है इसमें कि प्रेगनेंसी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और अगर इन्फ्लुएंज़ा हो जाए तो बहुत शदीद होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आम नज़ला ज़ुकाम से मुख्तलिफ होता है, इन्फ्लुएंज़ा ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, कॉमन कोल्ड मामूली इन्फेक्शन है जबकि इन्फ्लुएंज़ा या फ्लू ज़्यादा सीवियर है और निमोनिया करता है। तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन तो सबको ही लगनी चाहिए, 6 महीने से अबव फॉर एवरीवन। और लेकिन जो बाकी दूसरी वैक्सीन हैं उसके लिए फिर एज ग्रुप्स डिफाइंड हैं और कंडीशंस डिफाइंड हैं। सही। मतलब आपका कहना का मकसद ये है कि ख़ासतौर पे आप कोरोना की सूरत हाल थी तो वैक्सीन इन्फ्लुएंज़ा की लोगों को लगवानी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर पता है रिस्क तो अब बहुत ज़्यादा है ख़ास तौर पे। तो अगर मतलब ख़ास तौर पे आपने मुझे ये बात बताई कि शक्ल तब्दील कर लेता है, वायरस से ज़्यादातर देखा है कि वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस के वायरस की बात करें, ख़ास तौर पे सी की बात करें, तो वो भी अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है, बार बार उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी वजह से अभी तक शायद उसकी वैक्सीन नहीं बन सकी हेपेटाइटिस सी की अगर हम बात करें तो। कुछ और फैक्टर्स भी हैं लेकिन कोविड प्राइम एग्जाम्पल है ऐसे वायरस की जो अपनी शक्ल तब्दील करता है और अपना नेचर तब्दील करता है। लेकिन इन्फ्लुएंज़ा काफ़ी सालों से सर्कुलेट कर रहा है, डेकेड से बल्कि सेंचुरी से ज़्यादा हो गया है कि वो हर थोड़े अरसे में इतना तब्दील हो जाता है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो सकती है पेंडेमिक की सूरत में। सो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सही। ये मेरे ख्याल से 1852 का केस है आई थिंक कि जब बहुत सारे लोग की हलाकत हुई थी। 1918 में स्पेनिश फ्लू 1915 to 18 जी। सही। अच्छा मुझे बताएं कोरोना के हवाले से, जो 2019 से हम कोरोना देख रहे हैं, कितना ज़्यादा आपस का इनका ताल्लुक़ रहा है निमोनिया का और कोरोना के हवाले से? कोरोना एक्चुअली इन्वेजिव इन्फेक्शन है, फैल जाता है जिस्म में, बहुत सारे अज़ा को अफेक्ट करता है और लंग्स को डैमेज करता है और उस डैमेज की वजह से ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी रिस्क रहता है। लेकिन वायरस इटसेल्फ अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट करता था शुरू के दिनों में, जो
3-4 वेव्स इसकी आई हैं, उसमें बहुत ही सिवियर इन्फेक्शंस की निस्बतन ज़्यादा परसेंटेज देखी गई। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ और वक्त गुजरने के साथ नेचुरल इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती गई। सो अब कोरोना के सिवियर केसेस निस्बतन कम देखने में आते हैं क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड है। सही। कितना काम करती है डॉक्टर सादिया जो वैक्सीन हमने कोरोना की लोगों ने करवाई, पब्लिक ने, कितना काम करती है वो वैक्सीन? मतलब क्या जैसे बूस्टर लगवाई, फिर एक और बूस्टर लगी, तो अभी मज़ीद क्या बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा कि हर वायरस जो है, जैसे कोविड की बात हो रही थी, तो वो शक्ल बदल बदल के आता है, तो उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो जो वैक्सीन हमें लगी हैं या बूस्टर हमें लगे हैं, तो वो उन स्ट्रेन्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कि जो अभी फैला रहा है, ताकि हम लोगों को हमारे अंदर उस वायरस के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाए और हम अगर बीमारी हो भी तो कम से कम बहुत शदीद ना हो, हल्की हो। इसी तरह से जो है वो कोई भी वैक्सीन परफेक्ट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से वायरसेस के लिए, क्योंकि वायरस जब शक्ल बदलेगा तो ज़ाहिर है फिर हमें वैक्सीन भी चेंज करते हैं। जो इन्फ्लुएंजा की हम हर साल लगवाते हैं वो यही वजह है कि स्ट्रेन चेंज होता है, तो हम उस स्ट्रेन को नेक्स्ट ईयर वैक्सीन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। यही हाल कोविड का है। तो 100% कोई भी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। कोविड के भी वैक्सीन का इफेक्ट जो है वो किसी और टाइप्स पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट वैक्सीन के डिफरेंट जो एफिकेसी देखी गई है वो कुछ वैक्सीन्स की 80% देखी गई है, किसी की 60% है, किसी की 50% है। तो टाइप ऑफ वैक्सीन पर डिपेंड करता है और आपने वैक्सीन में कौन से स्ट्रेन के खिलाफ बनाई है वैक्सीन, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एफिकेशियस होगी ये वैक्सीन। लेकिन कोविड वैक्सीन की वजह से पेंडेमिक अब डिक्लाइन पे है, तो इफ़ेक्टिव रही है वैक्सीन। टोटली इन्फेक्शन टोटली प्रिवेंट नहीं होता, लेकिन डिजीज़ की सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है। सो जिसकी वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है और पेंडेमिक अब डिक्लाइन पे। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी पब्लिक के हवाले से, खासतौर पर नमूनिया के आलमी दिन के हवाले से? इन्फेक्शन की जल्द तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे क्लिनिशियन से जाके असेसमेंट करवाएं। अगर बुखार और खांसी बलगम की अलामात हो रही हैं, सही डायग्नोसिस सही टाइम पे और उसका सही इलाज बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप किसी ऐसे एज ब्रैकेट में आते हैं कि यू आर एमिनेबल टू प्रिवेंशन, तो ज़रूर वैक्सीन लगवा लीजिए। जो वैक्सीन्स सबके लिए हर साल रिकमेंडेड है वो भी ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन्स बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हैं डिजीज़ से बचने के लिए। इसके अलावा अगर बीमार हैं तो ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक्स किसी से भी लेके मालूम करके मत खाएं। कोशिश करें कि प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करें, क्योंकि वो चीज़ जो कि शुरू में हम बचा सकते हैं वो अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस तरह से ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक इस्तेमाल से की वजह से हमारे जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर बुशरा आपका। डॉक्टर सादिया आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ख़ास तौर पर नमूनिया की पेचीदगियों के लिए ज़रूरी है कि सही वक्त पर मर्ज की तशख़ीस की जाए और एंटीबायोटिक का खुद साख्ता इस्तेमाल, जाहिर सी बात है मुज़ाहिमत बढ़ती चली जा रही है जैसे टाइफाइड की, और एक वक्त आएगा कि जितने जरासीम हमारे पास हैं उनकी मुज़ाहिमत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना वक्त पर वैक्सीन करवाएं और ख़ास तौर पर नमूनिया के हवाले से अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनको वैक्सीन करवाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, मैं पूरे मुल्क में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाई जाती है। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।